तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है प्राचीन भारतीय चिंतन की वैज्ञानिकता, जिसको ले रहे हैं आदरणीय लाखन सिंह साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। मैं आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करता हूं कि आज के विषय में और लाखन सिंह से विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय आर एन पांडे साहब। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, नमो नमः। जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उन सबको मेरा प्रणाम, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं आज भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथ योग माया दोनों के प्राकट्य के ऊपर, प्राकट्य दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जब भगवान है तो उनकी शक्ति भी है, दोनों साथ ही साथ हैं और दोनों का प्राकट्य हुआ है। ये मानव समाज के ऊपर हमारे बड़ी कृपा करते हैं भगवान समय समय पर, और हमको उनका करुणा, उनकी कृपा से हमेशा ही आह्लादित रहना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का विषय है मेरे लिए कि मुझे मुख्य वक्ता को इंट्रोडक्शन करने के लिए, परिचय देने के लिए मौका दिया गया। मैं डॉक्टर श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। श्री लाखन सिंह जी मेरे विभागीय दृष्टि से छोटे भाई की तरह से हैं। विद्वत्ता की दृष्टि से कुछ मामलों में मेरे से आगे ही होंगे, क्योंकि सबका अपना अपना विद्वान होने का, सबका अपना अपना फील्ड होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है। जहां तक मैं जाना हूं, जैसे आप लोग सब जानते हैं, विभाग में रहते हुए प्रायः अधिकारियों का ये विद्वत्ता का पक्ष सामने नहीं आता। आयरनी है सरकारी नौकरी की, अपने अपने पक्ष में रहते हैं, सब लोग नौकरी में इसी तरह से चलते रहते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के उपरांत या सेवानिवृत्ति होने तक धीरे धीरे ये सामने आता है। लेकिन लाखन सिंह जी हमेशा सदैव ही स्वाध्याय में संलग्न रहे। मैं केवल व्यक्तिगत रूप से जितना भी जानता हूं उतना ये कह सकता हूं मैं कि लाखन सिंह जी एक ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जो संस्कृत साहित्य में भी हैं, और संस्कृत साहित्य में बहुआयामी प्रतिभा है आपकी। बहुआयामी प्रतिभा ऐसे, जैसे कि मैंने अभी पूछा कि ज्यादा मुझे पता था, ये रिसर्च कर रहे थे संस्कृत साहित्य के ऊपर। महाभारत में भी बहुत उनकी पैठ है। उसके अलावा आप लोग जानेंगे आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, इन सब ग्रंथों में भी बहुत पैठ है आपकी। इसके अलावा जो मैं आदमी से अपनी जो कमी होती है उसको जब दूसरे में देखता है तो प्रशंसा ज्यादा करता है। तो मैं संस्कृत के ग्रंथों में, आध्यात्म में तो हो सकता हूं ज्यादा, लेकिन पाश्चात्य ग्रंथों में मेरा उतनी पैठ नहीं है। लेकिन श्री लाखन सिंह जी जो मुख्य वक्ता हैं उनकी मैं प्रशंसा करूंगा कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से संस्कृत या भारत के बारे में क्या क्या अध्ययन हुए, उसमें उनकी बहुत बड़ी पैठ। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है, इसलिए वार्ता के पूर्व सर्वप्रथम मैं गीता के 2 श्लोकों से योगेश्वर कृष्ण की वंदना करना चाहूँगा। देवा पुरुषः पुराणः तम श्रीशस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
तया कृतं विश्वमं वायुर्यमुग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्या पुनः नमोऽस्ति। सभी विद्वत जन जो इस वार्ता के प्रतिभागी हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। आज की वार्ता का विषय है प्राचीन भारतीय चिंतन की वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता शब्द विज्ञान शब्द से निष्पन्न एक भाववाचक संज्ञा है। इस तथ्य से आप सभी लोग अवगत हैं। इस वार्ता के मूल में विज्ञान शब्द की भारतीय अवधारणा क्या है, इस तथ्य की विवेचना करना मेरा उद्देश्य है। एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि संस्कृत भाषा बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। वस्तुतः संस्कृत भाषा के संबंध में यह लोकोक्ति का जन्म कब हुआ, यह लोकोक्ति कब पैदा हुई? वस्तुतः इस लोकोक्ति का जन्म बहुत पुराना नहीं है। ये 17वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां हुई विश्व में, वैसे तो से यूरोप में, जिसके परिणाम स्वरूप यह लोकोक्ति प्रचलन में आई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वर्ष 1786 में फरवरी की तारीख की 2 फरवरी 1786 एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के अध्यक्ष, जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, सर विलियम जोन्स, ने एशियाटिक सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन की अपने दूसरे संबोधन में 1784 को वार्षिक अधिवेशन पहला हुआ था। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना हुई थी। आप लोग इस तथ्य से भी अवगत होंगे। दूसरा अधिवेशन 2 फरवरी तीसरा अधिवेशन 2 फरवरी 1786 को हुआ। उस अधिवेशन में सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा को लेकर एक वाक्य कहा था, जो वाक्य बाद में बहुत चर्चित हुआ। वो वाक्य आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा। जो उसमें कई उपवाक्य हैं, वाक्य तो एक ही है। प्रारंभ ये है कि द संस्कृत लैंग्वेज whatever be its antiquity is of wonderful origin, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than the either. इस तरह उन्होंने यूनानी और लातीनी भाषा की वैयाकरणिक और ध्वन्यात्मक प्रवृत्तियों का संस्कृत से साम्य बताया था। सर विलियम जोन्स ने संस्कृत की इस विशेषता का यूरोपीय बुद्धिजीवी वर्ग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्ष 1816 में एक फ्रांसीसी भाषा विज्ञानी फ्रेंच बॉक ने 1812 से 1816 तक पेरिस विश्वविद्यालय में संस्कृत पांडुलिपियों का अध्ययन किया और 1816 में उन्होंने यूनानी, लातीनी और जर्मन भाषाओं की संरचनात्मक और धर्मात्मक विशेषताओं का संस्कृत से साम्य दर्शाया। ये वर्ष 1816 की बात है। बॉक की
ये कृति यूरोप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतर कृति साबित हुई। और यहाँ तक जनश्रुति है यूरोप में कि वस्तुतः वर्ष 1816 ही विश्व में तुलनात्मक भाषा विज्ञान का उत्पत्ति वर्ष कहा जाता है और उसका आधार कही जाती है संस्कृत। तो संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिकता की उत्पत्ति और उसका विस्तार और विकास ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की उपज है, जैसा कि मैंने कहा। अब प्रश्न ये है कि विज्ञान शब्द की भारतीय अवधारणा क्या है। हम देखेंगे कि हम संस्कृत की वैदिक और लौकिक संस्कृत वाङ्मय का अगर व्यंगावलोकन करें तो हम पाएंगे कि वैदिक काल से लेकर लौकिक संस्कृत के अनेक या अधिकांश ग्रंथों में विज्ञान शब्द का प्रयोग अनेकशा हुआ है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गीता को हम सर्वप्रथम लेते हैं। गीता में विज्ञान शब्द का जहां जहां प्रयोग हुआ है वो ज्ञान के साथ हुआ है। देखें, पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वितेन्द्रियः, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि विशेषतः, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, और ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यही वो स्थल है गीता में जहाँ पर विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और सब जगह ज्ञान के साथ ही हुआ है, विज्ञान का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हुआ है। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि जैसा कि विज्ञान की परिभाषा की गई है, विशिष्टम ज्ञानम इति विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, ऐसा भारतीय मनीषा का मानना है। अब अमरकोश को देखते हैं। अमरकोश 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा का ग्रंथ है। अमरकोश ने विज्ञान को कैसे परिभाषित किया? मोक्षेर धीर ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्रियोः, मोक्ष विषयक बुद्धि का नाम ज्ञान है और शिल्प और शास्त्र विषयक बुद्धि का नाम विज्ञान है। ध्यान दें, मोक्ष विषयक बुद्धि का नाम ज्ञान है और शिल्प और शास्त्र विषयक बुद्धि का नाम विज्ञान है। शिल्प क्या है? शिल्पम कर्म कलादिकम, किसी भी प्रकार का जो कला कौशल है उसका नाम शिल्प है। यहाँ ध्यातव्य ये है कि मोक्ष विषयक बुद्धि का नाम ज्ञान और शिल्प और शास्त्र विषयक बुद्धि का नाम विज्ञान है। तो ज्ञान विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाना चाहिए, या विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। वी उपसर्ग पूर्वक जो परिभाषित है विज्ञान, वो यही है, विशिष्टम ज्ञानम इति विज्ञानम। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रयोग ऋग्वेद में भी हुआ है। सुविज्ञानम विचितुषे जनाय इत्यादि से सप्तम मंडल ऋग्वेद में भी आया है विज्ञान शब्द का प्रयोग सुविज्ञानम शब्द करके। वाल्मीकि रामायण में भी विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुतायत से नहीं हुआ है, लेकिन जैसे किष्किंधा कांड में सुग्रीव और हनुमान जी का एक प्रसंग है, जब राम और लक्ष्मण को आता हुआ सुग्रीव देखते हैं और हनुमान से उनका परीक्षण करने के लिए वार्ता करते हैं, तो हनुमान कहते हैं सुग्रीव से कि बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगितैः सर्वम आचर नहीं बुद्धिम गतो राजा सर्वभूतानि शास्तिः। सुग्रीव से कहते हैं हनुमान कि बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगितैः सर्वम आचर, तुम बुद्धि विज्ञान से संपन्न हो। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि बुद्धि विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी बुद्धि का विज्ञान, एक विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा थी बुद्धि का विज्ञान। वो कौन सी थी?
कौन सी शाखा थी, उसका परिणाम क्या था? बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगितैः सर्वम आचर। इसलिए सब कुछ इशारों से, सारा आचरण इशारों से करो। बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगितैः सर्वम आचर, सारा आचरण इशारों से करना। क्यों? नहीं बुद्धिम गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति, कि बुद्धिहीन शासक, ऐसा शासक जो बुद्धित्व को प्राप्त नहीं हुआ है, वो समस्त प्राणियों पर शासन नहीं कर सकता। आशय ये है कि बुद्धि का एक अविभाज्य, एक अपरिहार्य गुण विज्ञान है। और बुद्धि कैसी? शास्त्र विषय बुद्धि। वहां कहा विज्ञानम शिल्प शास्त्रियो, और ज्ञान में कहा मोक्षेर धीर ज्ञानम, मोक्ष विषयक बुद्धि ज्ञान है। तो यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हम प्रायः कहते हैं कि भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, ये कथन सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी संस्कृतियों में अध्यात्म की प्रधानता नहीं है। प्रायः लोक में हम ज्ञान शब्द को अंग्रेजी के नॉलेज शब्द का रूपांतर मानते हैं और विज्ञान शब्द को अंग्रेजी के साइंस शब्द का रूपांतर मानते हैं। और इसलिए हम प्रायः ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि अमुक तथ्य जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उसका समर्थन आधुनिक विज्ञान भी करता है। तो यहाँ ज्ञान और शास्त्र दोनों को पृथक पृथक प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान और शास्त्र, विज्ञान और शास्त्र दोनों को पृथक पृथक दिखाया गया है। भारतीय मनीषा का दृष्टिकोण ये कदापि नहीं था। आधुनिक भाषा विज्ञान में विज्ञान और शास्त्र दोनों समानार्थी शब्द के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। अंग्रेजी के फिजिक्स शब्द को हिंदी में भाषा भौतिक विज्ञान और भौतिक शास्त्र दोनों कहते हैं, और ये हम सब जानते हैं। भौतिक विज्ञानी और भौतिक शास्त्री, जिसको फिजिसिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए हिंदी में या संस्कृत में भाषा भौतिक विज्ञानी और भौतिक शास्त्री। इसी तरीके से रसायन विज्ञानी, रसायन शास्त्री, जो अन्य प्राकृतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं, यानी शास्त्र और विज्ञान, अगर भौतिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान समानार्थी है तो विज्ञान और शास्त्र भी समानार्थी है। तो अगर विज्ञान और शास्त्र समानार्थी है तो फिर विज्ञान और शास्त्र का विरोध कैसा है? विज्ञान और शास्त्र की तुलना कैसी? तो इसका कहने का आशय है कि विज्ञान और शास्त्र की तुलना अर्थहीन है भारतीय मनीषा की दृष्टि से। अब विज्ञान का, जैसा कि आचार्य कौटिल्य की दृष्टि में विज्ञान देखें, वो प्रारंभ में ही लिखते हैं अर्थशास्त्र में कि शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञानोहापोह तत्वाभिनिविष्ट बुद्धिम विद्या विनयत नेतरम। बुद्धि की वो विशेषताएं बताते हैं। शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञानोहापोह तत्वाभिनिविष्ट बुद्धिम विद्या विनयत नेतरम। यानी विद्या या शिक्षा इस प्रकार की बुद्धि से संपन्न व्यक्ति को ही शिक्षित कर सकती है, नेतरम, दूसरे को नहीं। यानी शिक्षित होने के लिए जो अपरिहार्य, जो बुद्धि की अपरिहार्य लक्षण है, उसमें एक विज्ञान भी है। अन्यत्र भी कहा गया है एक ग्रंथ में कि शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहौ च विज्ञानम तत्तद्ज्ञानम तद्धि गुणाः। ये बुद्धि के गुण है। उसमें ऊहापोहौ च विज्ञानम तत्तद्ज्ञानम तद्धि गुणाः, माने बुद्धि के गुणों में विज्ञान शामिल है और बुद्धि के बिना शिक्षा असंभव है। इसलिए शिक्षित होने का जब अपरिहार्य गुण विज्ञान है और विज्ञान और शास्त्र समानार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, तो विज्ञान और शास्त्र की तुलना का आशय क्या है, अर्थ क्या है, ये थोड़ा समझ के परे लगता है। दूसरी बात, जो हम विज्ञान को प्रायः, जैसे मैंने कहा कि साइंस शब्द के समानार्थी के रूप में स्वीकार करते हैं यहाँ, और नॉलेज के समानार्थी के रूप में हम ज्ञान को स्वीकार करते हैं। नॉलेज और विज्ञान में कुछ शब्दों की जो संरचनात्मक भिन्नता है, उसका कारण यह है कि साइंस शब्द लैटिन के साइंसिया शब्द से निष्पन्न है और नॉलेज शब्द
यूनानी भाषा के नॉसिस शब्द से उत्पन्न है। GNOSIS, नॉसिस। नॉसिस शब्द का अर्थ वहां भी आध्यात्मिक ज्ञान होता है। किसी भी आप अंग्रेजी शब्द को उसको उठा लीजिए, वहां नॉसिस शब्द जिससे नॉलेज शब्द की उत्पत्ति हुई है, वहां उसकी पहली परिभाषा स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो अगर नॉसिस शब्द की परिभाषा स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो ज्ञान शब्द की परिभाषा या ज्ञान शब्द की परिभाषा मोक्ष विषयक बुद्धि है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए वहां भी जब नॉलेज का जो मूल शब्द है नॉसिस, उसका अर्थ है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम, तो वही बात हो गई हमारे यहाँ। जो ज्ञान का अर्थ है मोक्षे धीर ज्ञानम, मोक्ष विषयक बुद्ध ज्ञान है, जैसे वहाँ नॉलेज वो स्पिरिचुअल विजडम आ गया। विस्तार देश काल और भाषा के अनुसार किसी शब्द का और उसके अर्थ का भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, यत्किंचित भिन्नता हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो अब उद्देश्य कि विज्ञान का उद्देश्य क्या है। विज्ञान को अनेक प्रकार से समझाया गया है। महाभारत में एक जगह कहा गया है, उदाहरण देते हुए, कि विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान क्या है। सर्पान कुशाग्राणि थूदपानम ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति और अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलम पश्य यथा विशिष्टम। सर्पाणि कुशाग्राणि तथूदपानम, जैसे रास्ते चलता हुआ मनुष्य, सर्प, कुशाग्र और कुआं अगर उनको सामने पाता है, ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति, उसको अगर उनको सामने पाता है तो उनको छोड़कर चलता है, उनका वर्जन कर देता है। वर्जन क्यों करता है? ज्ञानम तो विज्ञान गुणेन युक्तम कर्मा शुभम पश्यति वर्जनीयम। विज्ञान से युक्त जो ज्ञान है उसका काम ही है अशुभ कर्म का, अशुभ या वर्जित कर्म का त्याग। तो अशुभ या वर्जित कर्म का त्याग जिस विधा से किया जाता है, जिस बुद्धि से किया जाता है, वो विज्ञान है। तो और कर्म किया कैसे जाता है, कौन सा कर्म कर्तव्य है, वही कर्म जो योगेश्वर अर्जुन के लिए कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। कर्तव्य के विनिश्चय में शास्त्र ही प्रमाण है। तो विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? अशुभ कर्म का परित्याग और शुभ कर्म का वर्ण, जिस बुद्धि से या जिस विधा से ये सुनिश्चित किया जाए, वही तो विज्ञान है, वही तो विज्ञान हुआ। इससे अधिक और स्पष्ट क्या हो सकता है कि ज्ञानम तो विज्ञान गुणेन युक्तम। ये कैसे हो गया ऋषि? ये हेलो, क्या हुआ? हेलो जी बताएं जी। हाँ, आवाज आ रही? जी हाँ, जी हाँ, आ रही सर, आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा कि ज्ञानम तो विज्ञान गुणेन युक्तम कर्मा शुभम पश्यति वर्जनीयम। अशुभ और वर्जनीय कर्म का साक्षात्कार जिस माध्यम से या जिस विधा से होता है, वही तो विज्ञान है। ज्ञानम तो विज्ञान गुणेन युक्तम। तो महाभारत में ही शांतिपुर में एक स्थल पर विज्ञान का जो प्रयोजन है वो बताया गया है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है आवाज। कि प्रज्ञया मानसम दुखम हन्यात् शारीरमौषधै एतत् विज्ञान सामर्थ्यम। प्रज्ञया मानसम दुखम, प्रज्ञा के द्वारा मानसिक दुखों का और औषधियों को द्वारा शारीरिक विकारों का उपशमन करे, यही विज्ञान का सामर्थ्य है।
बुद्धि के द्वारा प्रजया मानसम दुखम अन्यात् शारीरमौषधि, बुद्धि के द्वारा मानसिक विकारों का और औषधियों के द्वारा शारीरिक विकारों का उपशमन करे, यही विज्ञान का सामर्थ्य है। हम विचार पूर्वक यदि देखें तो पाएंगे कि विज्ञान की यह परा आधुनिक परिभाषा है। हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में पढ़ा होगा, एक विषय था जिस पर निबंध लिखने के लिए प्राय प्रश्न पूछा जाता था, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इसका उत्तर ये विचार देता है कि प्रजया मानसम दुखम अन्यात् शारीरमौषधि एतत् विज्ञान सामर्थ्य, यही विज्ञान का सामर्थ्य है। तो आज विज्ञान की जो धारणा है, या जिसे प्राय तकनीक के समानार्थी के रूप में जाना जाता है, तो आज तकनीक ने मानव समाज के समक्ष कैसी विभीषिकाएं और विसंगतियां उत्पन्न कर दी हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की जो ये महाभारत कालीन परिभाषा है, इसकी उपादेयता पर विचार आवश्यक है, मैं समझता हूँ। तो अब विज्ञान का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के अभ्युदय और उसकी पारिस्थितिकी में क्या योगदान है, इसके लिए मैं समझता हूँ कौशली अर्थशास्त्र के आचार्य चाणक्य के द्वारा प्रणीत जो सूत्र हैं, उन पर चर्चा कर ली जाए, वही शायद पर्याप्त होगी। मैं आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? अच्छा, नहीं, बीच बीच में असल में ये पिक्चर गायब हो जाती है, मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं कि आवाज नहीं आ रही सर, आवाज बिल्कुल आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा, तो मैंने कहा कि विज्ञान का मनुष्य, समाज और राष्ट्र की स्थिति और अभ्युदय में क्या योगदान है, या किस प्रकार योगदान सुनिश्चित किया गया है भारतीय मनीषा द्वारा, इसके लिए आचार्य चाणक्य प्रणीत कुछ प्रारंभिक सूत्रों की चर्चा आवश्यक है और पर्याप्त भी है। आचार्य चाणक्य के सूत्र का पहला सूत्र है सुखस्य मूलम धर्म। ये कतिपय अध्येताओं को आश्चर्यजनक लग सकता है कि अर्थशास्त्र के प्रणेता ने एक ओर तो ये कहा कि अर्थ एव प्रधान, अर्थ मूलो ही धर्म कामो, कि अर्थ ही प्रधान है, धर्म और काम अर्थ पर ही आश्रित है। लेकिन वही आचार्य चाणक्य सुखस्य मूलम धर्म, सुखस्य मूलम अर्था नहीं कहते। आगे वो जरूर कहते हैं कि धर्मस्य मूलम अर्था, सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थस्य मूलम राज्यम। देखिए, अर्थशास्त्र चूंकि शासकों के लिए लिखा गया है, इसलिए इसमें अर्थस्य मूलम राज्यम ये उपलक्षण मात्र है। यहाँ राज्यम का संसाधन है, अर्थस्य मूलम राज्यम, और राज्य मूलम इंद्रियजय, राज्य मूलम इंद्रियजय, और इंद्रियजय से मूलम विनय, विनय का अर्थ यहाँ शिक्षा है, और विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, और वृद्धोपसेवाया मूलम विज्ञानम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वृद्धोपसेवाया मूलम विज्ञानम। वृद्धोपसेवा का मूल विज्ञान है। इसका आशय क्या है कि विज्ञान का ज्ञान, विज्ञान की उपलब्धि वैज्ञानिकों के अतिरिक्त किससे हो सकती है। तो यहाँ वृद्ध कौन है? जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया कि अज्जो भवति वै बालः वृद्धो भवति मंत्रदः,
जो मंत्रद हो, जो ज्ञान प्रदाता हो, जो विज्ञान प्रदाता हो, वही तो वृद्ध है। इसलिए वृद्धोप, आचार्य कहते हैं कि वृद्धोप सेवाया विज्ञानम, माने वृद्धोप सेवा का मूल विज्ञान है। इसलिए विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्। इसलिए प्रत्येक मनुष्य, वहाँ शासक है, लेकिन विवक्षा से प्रत्येक मनुष्य का ये दायित्व है कि वो अपने को विज्ञान से संपन्न करे। विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्। क्यों? संपादितात्मा चितात्मा भवति। जो संपादितात्मा है, जिसने विज्ञान से अपने को संपादित कर लिया है, वही जितात्मा हो सकता है। और जितात्मा सर्वार्थै संयोजित, और जितात्मा यानी जितेंद्रीय व्यक्ति ही समस्त अर्थों से संपन्न हो सकता है। देखिए, विज्ञान को लौकिकता और आध्यात्मिकता से किस प्रकार संयुक्त किया गया। सुखस्य मूलम धर्म, और धर्मस्य मूलम अर्थ से लेकर वृद्धोपसेवाया मूलम विज्ञानम, और विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्। संपादितात्मा जितात्मा भवति, और जितात्मा सर्वार्थै संयुज्येत्। तो कहने का आशय ये है कि भारतीय मनीषा ने विज्ञान को जिस प्रकार से परिकल्पित किया, वो मानव सभ्यता के आदि कारणों में से एक है। बुद्धि के अपरिहार्य अवयव के रूप में विज्ञान को कल्पित किया गया, और बुद्धि के बिना शिक्षा असंभव है। शिक्षा के बिना मनुष्य की आत्मवत्ता असंभव है। आत्मवान मनुष्य का निर्माण असंभव है, और आत्मवान मनुष्य के निर्माण के बिना सभ्यता की परिकल्पना असंभव है। तो मेरे कहने का आशय यहाँ यही है कि जो हम पश्चिम के साइंस शब्द से विज्ञान की तुलना करते हैं, उसमें जो हमारी दुर्बलता है, हमारी जो न्यूनता है, वो ये है कि पश्चिम में विज्ञान शब्द, साइंस शब्द, जैसे कि मैंने कहा लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से साइंस शब्द बना है, और साइंस शब्द की जो परिभाषा है पश्चिम में, वो भी बहुत पुरानी नहीं है। वो भी 18वीं 19वीं सदी की देन है। 19वीं सदी का ही एक अंग्रेज वैज्ञानिक और दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर, जिसकी साइंस की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, और वही अक्सर उद्धृत की जाती है कि द साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ये हर्बर्ट स्पेंसर की साइंस की परिभाषा है, जो कि 19वीं सदी में, वो 19वीं सदी के दौरान ही उनका कार्यकाल था। मेरे ख्याल से 1803 से लेकर 1880 जो उनकी जीवनावधि थी, उसी अंग्रेज वैज्ञानिक ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया कि हर्बर्ट स्पेंसर की। तो विज्ञान, और जैसा कि हम जानते हैं कि 17वीं 18वीं दो सदियां ऐसी थी जो औद्योगिक क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में या तकनीक के क्षेत्र में यूरोप में जो भी प्रगति हुई, वो इन्हीं 2-3 शताब्दियों तक की पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है। तो जब हम भारतीय शास्त्रों की विज्ञान से तुलना करते हैं, या हम प्रायः ये कहते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्र में अमुक तथ्य आया है जिसको आधुनिक विज्ञान भी समर्थित करता है, तो इसका आशय यही होता है कि हम विज्ञान को उसी सीमित दायरे में परिभाषित कर रहे हैं
जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक वाङ्मय से लेकर लौकिक वाङ्मय तक विज्ञान शब्द का प्रयोग बहुतायत में हुआ है, अनेक्षा हुआ है। और विज्ञान की जो हमारी अवधारणा है, भारतीय मनीषा की जो अवधारणा है, वो सभ्यतागत अवधारणा से अविच्छिन्न है। मतलब मानव सभ्यता को विज्ञान के अभाव में परिकल्पित नहीं किया सकता, क्योंकि सभ्यता के लिए मनुष्य का शिक्षित और संस्कारवान होना आवश्यक है। और इसी शिक्षा और संस्कार के आधार स्तंभ के रूप में जो बुद्धि है, विज्ञान उसका एक अपरिहार्य अवयव है। बिना विज्ञान के आत्मवान व्यक्ति का निर्माण असंभव है, और बिना आत्मवान व्यक्ति के सभ्यता का निर्माण अकल्पनीय है। तो रामायण के बारे में हो गई, महाभारत के बारे में चर्चा हो गई, आज अर्थशास्त्र के बारे में हो गई। रामायण की ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा अमरकोश के आधार पर बता दी गई। अब जैसे गीता में ही जो मैंने चर्चा की कि ज्ञान और विज्ञान एक साथ आ रहा है। देखिए, विज्ञान शब्द से जो निष्पन्न विशेषण वैज्ञानिक, ये जानना रोचक है कि वैज्ञानिक शब्द का अर्थ क्या है। अमरकोश में शिक्षित और वैज्ञानिक दोनों समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। शिक्षित प्रवीणे निपुणाभिज्य विज्ञ निष्णात शिक्षिता वैज्ञानिक कृतमुख कृति कुशल इत्यपि। ये शिक्षित के पर्यायवाची, विज्ञ निष्णात शिक्षिता वैज्ञानिक कृतमुख कृति कुशल इत्यपि। यानी शिक्षित और वैज्ञानिक ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो जब शिक्षित और वैज्ञानिक समानार्थी शब्द हैं तो शिक्षा और विज्ञान भी समानार्थी है, क्योंकि शिक्षा से बना विशेषण शिक्षित है और विज्ञान से बना विशेषण वैज्ञानिक है। तो जब शिक्षित और वैज्ञानिक समानार्थी हैं तो शिक्षा और विज्ञान भी समानार्थी है। कहने का आशय ये है कि भारतीय शास्त्रों में जो मूल प्रवृत्तियां हैं, चिंतन की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनमें कोई स्थूल रूपेण विरोधाभास नहीं है। चाहे आप रामायण को ले लीजिए, चाहे महाभारत को ले लीजिए, चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ले लीजिए, या चाहे आप आयुर्वेद की किसी संहिता को ले लीजिए। जैसे आयुर्वेद शब्द में विज्ञान शब्द नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में जो चिकित्सक है, उस चिकित्सक के गुणों में विज्ञान भी शब्द है कि विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्येते सद्गुणास्तत्र न साध्यम अतिवर्तते। ये चिकित्सक के गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्येते सद्गुणास्तत्र न साध्यम अतिवर्तते। यानी ये जो गुण हैं चिकित्सक के, जिसमें विज्ञान भी आ गया, जो इन विज्ञान सहित इन समस्त गुणों से संपन्न है, न साध्यम अतिवर्तते, उसका प्रयोजन कभी निष्फल नहीं होता। तो जो विशिष्ट बात है भारतीय मनीषा की या भारतीय चिंतन की, जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य की और समाज की के अभ्युदय विषयक जो भी संकल्पनाएं और परिकल्पनाएं भारतीय मनीषा ने की हैं, उनमें स्थूल रूपेण कोई अंतर्विरोध या विरोधाभास नहीं है। आपाततः कहीं विरोध प्रकट होता हो वो एक अलग बात है, लेकिन स्थूल रूपेण कोई विरोधाभास नहीं है। और ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, और मानवता और सभ्यता के लिए विज्ञान की अपरिहार्यता सर्वत्र रेखांकित की गई है।
जैसा कि आपने देखा, मैंने कहा कि जब शास्त्र और विज्ञान समानार्थी हैं तो शास्त्र और विज्ञान की तुलना का कोई अर्थ नहीं है, और शास्त्र का प्रयोजन एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई दूसरा है, शास्त्र का अगर कोई विलोम है तो अशास्त्र है। जैसे कि शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा गया कि यह कश्चित न्याय आचारः सर्वम शास्त्रमिति स्तुति। जहाँ कहीं भी न्यायपूर्वक आचरण प्राप्त होता है, न्यायपूर्वक आचरण को अनुमोदित करने वाला विचार प्राप्त होता है, वही शास्त्र है, वही ज्ञान। यही भारतीय मनीषा की अवधारणा है विज्ञान संबंधी। मैं समझता हूँ विषय समाप्ति पर है। मैं जैसा कि कहा था कि मैं इस तरह की विषयों को, विमर्शों को एक वार्ता के रूप में मानता हूँ। तो अगर किसी को कोई और शंका हो इस बारे में, तो अगर कोई प्रश्न हो, क्योंकि मेरे ख्याल से 6:46 मिनट जी। हाँ, तो अगर किसी को कोई प्रश्न, तो जो मैं अगर कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, यथासंभव समाधान। जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी, साउंड खोल लीजिएगा सब, मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। आदरणीय आर्यन पांडे साहब साउंड खोल लीजिएगा। लाखन सिंह साहब भी, आप भी साउंड खोल लीजिए जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अपना। लाखन सिंह साहब आप भी खोल लीजिएगा अपना ना। जी सर जी, किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आर्यन पांडे साहब से निवेदन करेंगे कि फिर अपने उनके मुख्य वक्ता के विषय में धन्यवाद साहब का। जी सर। हाँ जी सर। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, ज्ञान और विज्ञान, जैसे आप पुराने महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, अस्त्र शस्त्र थे, वो ज्ञान था या विज्ञान था? विज्ञान में अनुसंधान होता है, रिसर्च होती है, तभी उस ज्ञान तक पहुंचते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान, जहाँ अनुसंधान जरूरी है, विज्ञान वहां पहुंचता है या ज्ञान पहले उसके बाद में? तो ज्ञान और विज्ञान, जहाँ अनुसंधान और ज्ञान का क्या, अच्छा अनुसंधान हो जो तो वो विज्ञान के थ्रू ही होता है। तो इसमें आपकी जरा व्याख्या चाहूंगा थोड़ी सी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, ऐसा है कि मैंने ज्ञान और विज्ञान की भारतीय अवधारणा प्रस्तुत की है। आपने ये कहा कि विज्ञान में अनुसंधान और अन्वेषण अपेक्षित है, अनुसंधान और अपेक्षण से, अन्वेषण के बिना विज्ञान की प्रगति संभव नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा, वस्तुतः जब हम इस तरीके की तुलना करते हैं तो हम ये प्राय भूल जाते हैं कि मैंने कहा कि विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, और उसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र को भारतीय मनीषा ने कहीं सीमित नहीं किया है। मैं आग्रह करूंगा कि महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक है, चिरम वृद्धान उपासीत चिरम चान्व्यास सेवयेत चिरम धर्मम निषेवेत कुर्यात् चान्वेषणम चिरम। मैंने कहा था कि वृद्धोप सेवाया मूलम विज्ञानम, जैसा कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, वृद्धोप सेवा मैंने क्या पढ़ा जाए, क्या अध्ययन किया जाए, शास्त्र क्या है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, विज्ञान क्या है, इसकी जानकारी हमको विज्ञानियों से ही मिलेगी। तो यहाँ केवल भाषा का जो अर्थ है, जो शब्दों का अर्थ है, उसको समझने का प्रयास करें हम। कि मैंने कहा कि वृद्धोपसेवाया विज्ञानम, यहाँ कहते हैं कि चिरम वृद्धान उपासीत और चिरम चान्वास सेवयेत, माने विज्ञानियों का, यानी वृद्धों का यहाँ अर्थ विज्ञानियों की चिरकाल तक सेवा की जानी चाहिए, उनके साथ रहकर उनके सानिध्य में उनका ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। चिरम धर्मम निषेवित, और चिरकाल तक धर्म का पालन अनुपालन किया जाना चाहिए,
और कुर्याच्चान्वेषणम चिरम, और चिरकाल तक अनुसंधान और अन्वेषण किया जाना चाहिए। यही शब्द है, कुर्याच्चान्वेषणम चिरम, चिरकाल तक अन्वेषण और अनुसंधान किया जाना चाहिए। तो अन्वेषण और अनुसंधान का कहीं विरोध या उसका कोई विकल्प नहीं है। ये नहीं कहा है कि विज्ञान का कि ज्ञान में मैंने कहा ना कि एक सामान्य अवधारणा ये है, हमारे मस्तिष्क में भारतीय जो मनीषा है उसकी आध्यात्म प्रधानता ज्ञान है। हाँ, आध्यात्म प्रधानता को ही ज्ञान मानते हैं। वो ज्ञान है, विज्ञान नहीं। हाँ, वो ज्ञान है। हाँ, जिसे मैंने कहा ना, ज्ञान की परिभाषा है, लेकिन उसका विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। मेरे कहने का आशय ये है, न विज्ञान से विरोध है, न वो विज्ञान का विकल्प है। मैंने कहा कि ज्ञान को हम नॉलेज, ज्ञान को हम नॉलेज से और विज्ञान को साइंस से हम मानते हैं, मतलब समानार्थी मानते हैं दोनों को। विज्ञान का समानार्थी साइंस, और लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है कि इतना जो साइंस और नॉलेज का जो अंतर है, वो अंतर कहीं कहीं वो इतना स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कि साइंस और नॉलेज हैं वो वहाँ बिल्कुल अलग हों। उदाहरण के लिए लैटिन में एक कहावत है, आप किसी भी अंग्रेजी शब्दकोश में देख लीजिए, साइंसिया एस्ट पोटेंशिया, ये लैटिन की कहावत है, जिसका अंग्रेजी अर्थ सभी शब्दकोशों में दिया है, नॉलेज इज पावर। वाक्य है साइंसिया एस्ट पोटेंशिया, साइंस शब्द का लैटिन रूपांतर है वहाँ साइंसिया एस्ट पोटेंशिया, लेकिन उसका जो अंग्रेजी अर्थ किया है सभी अंग्रेजी शब्दकोशों में नॉलेज इज पावर, यानी वहाँ साइंस का अर्थ नॉलेज किया है। इसीलिए हमारे यहाँ तो संरचनात्मक अंतर भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत भाषा के ही दोनों शब्द हैं, वहाँ लैटिन और यूनानी भाषा के दो अलग अलग शब्द हैं, इसलिए उनमें संरचनात्मक अंतर आपातः दिखता है। हमारे यहाँ तो संरचनात्मक अंतर भी नहीं है, विशिष्टम ज्ञानम इति विज्ञानम। इसलिए देखिए, ये एक अलग विवेचन का, पृथक विवेचन का विषय है कि विज्ञान की उन्नति या विज्ञान और तकनीक की उन्नति पिछले 200-300 वर्षों में यूरोप के देशों में क्यों हुई, ये एक अलग विवेचन का विषय है। लेकिन ये उन्नति यूरोप के अलावा भारत में नहीं हो सकती थी, ऐसा भारतीय शास्त्रों की मान्यता नहीं है। ना भारतीय शास्त्रों का अध्ययन ऐसे किसी निष्कर्ष की ओर इंगित करता है, ऐसे किसी निष्कर्ष को भारतीय शास्त्र रेखांकित नहीं करते कि विज्ञान की जो आधुनिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं, मैं उसे तथाकथित आधुनिक विज्ञान कहता हूँ कि तथाकथित आधुनिक विज्ञान, मेरा मंतव्य मात्र ये है कि विज्ञान शब्द अगर साइंस का समानार्थी है तो विज्ञान शब्द भारतीय चिंतन में भारतीय सभ्यता के आदिकाल से समाविष्ट रहा है। इसलिए उस विज्ञान की वो प्रगति या उस विज्ञान का वो विकास क्यों नहीं हो पाया जैसा कि यूरोप के अन्य देशों में हुआ, ये एक पृथक विवेचन और विमर्श का विषय है। धन्यवाद सर। प्रणाम। नमस्कार। मैं वागीश बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार सर। ये जो आपका वो चल रहा है, इसमें जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ और यौगिक क्रियाएं, इन सब का भी विज्ञान में और इसमें चल रहा है, ये फिर पराविज्ञान हमें कहाँ स्टैंड कराता है? इनमें कहाँ से आ गया है बीच में? नहीं है तो वो भी विज्ञान का स्वरूप, लेकिन उसको अलग स्ट्रीम क्यों दी जाती है? मैंने कहा ना शर्मा जी, ये वस्तुतः ये अलग विमर्श या विवेचन का विषय है। मेरा मानना ये है कि जो मैं इस पर एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, उसका अभी थोड़ा समय लगेगा। भारतीय चिंतन की जो अध्यात्म प्रधानता है, यूरोप में या यूरोपीय विचारकों ने, खासतौर से औपनिवेशिक विचारकों ने भारतीय चिंतन की अध्यात्म प्रधानता पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। वस्तुतः भारतीय सभ्यता का जो धार्मिक मूल्यांकन है, वो एकांगी मूल्यांकन है जो यूरोप के विचारकों ने किया। मेरी अपनी अवधारणा है,
एक सामान्य जो निष्कर्ष है मेरा, जो औपनिवेशिक साहित्य पढ़ने के उपरांत, वो यही है कि भारत, उसका कारण था कि भारत का अध्ययन किसने किया? भारत का अध्ययन करने वाले मतलब यूरोपीय विशारद कौन थे जिन्होंने भारत का अध्ययन किया? वो या तो मनीषी जो, या तो वो ईसाई मिशनरी थे, या तो ईसाई प्रचारक थे, या बाद में औपनिवेशिक नौकरशाह थे। ये दो ही वर्ग ऐसे थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया। और जिन नौकरशाहों ने किया, उन्होंने भी जो ईसाई मिशनरीज थे, जो ईसाई प्रचारक थे, उन्हीं के दिए गए जो ज्ञान भंडार है, या उन्हीं के द्वारा एकत्रित किए गए जो ग्रंथ हैं, उनके आधार पर, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवत गीता एक पहली पुस्तक थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अगर कौटिल्य का शास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया गया होता, चरक संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया गया होता, तो यूरोप में भारतीय धर्म और अध्यात्म की वो स्वरूप की वो अवधारणा न होती जो आज है। मैं ये इस विषय में आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, मेरी पुस्तक में ये बात आएगी कि गीता के अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद करने के पीछे भारतीय अध्यात्म के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद से गीता के एकेश्वरवाद की तुलना करनी थी, और अंततः उन्हें ईसाई जो एकेश्वरवाद है उसके प्राबल्य की स्थापना करनी थी। और वो इसमें सफल भी रहे। आप ये मैंने कहा ना, ये यही तो विषय है, ये वही। जी जी, नहीं आप जो है आपको बहुत बहुत साधुवाद है सर, और बड़ी मेरी उत्कंठा रहेगी कि आपकी किताब जब संपूर्ण होगी, मैं जरा उसका जरूर मैं ज्ञान लाभ प्राप्त करूंगा। धन्यवाद सर। ये मैं आगामी सूचना दे देता हूँ, तो फिर उसका धन्यवाद देंगे पांडे साहब। कल आदरणीय PM सक्सेना साहब ले रहे हैं योग ऑफ श्री अरविंदो, और वेडनेसडे को डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ले रहे हैं भगवत दर्शन पार्ट 4, और थर्सडे को 2 तारीख को दमोह से JP आसाती उपासना साधना आराधना, और उसके बाद आदरणीय वागीश मिश्र शर्मा जी अपना जो क्रांतिकारी जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, पहली श्रृंखला में वो ला रहे हैं भगत सिंह को। और आदरणीय RN पांडे साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना धन्यवाद। RN पांडे। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। साथियों, प्रबुद्ध श्रोतागण, समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आपने विद्वान वक्ता श्री लाखन सिंह जी के विश्लेषणात्मक वक्तव्य को सुना होगा, ध्यान से सुनने की बात थी, और ये अवश्य अनुभव किया होगा, मैंने तो अनुभव किया है कि समय के साथ जो मान्यताएं चल जाती हैं, या श्री लाखन सिंह जी के शब्दों में कहूं मैं, औपनिवेशिक ताकतों ने किन्हीं स्वार्थवश उनको चलाया, उसकी वास्तविकता को जानने की हम सब लोगों को आवश्यकता है। भारतीय मनीषी लोगों को यह जानना चाहिए कि जो बात चला रहे हैं औपनिवेशिक लोग या पाश्चात्य लोगों ने चलाई, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, या वो वास्तविकता क्या है। जैसे हर कोई ये कहता है वेद बोलो, उपनिषद बोलो, पुराण बोलो, कदे विज्ञान के ऊपर आधारित है कि नहीं, ये वैज्ञानिक है कि नहीं, ये लेबोरेटरी में उतरती है कि नहीं। साइंस का शब्द ठीक है, इंग्लिश में है, हम भी उसे मानते हैं, चला दिया जो। अब आपने ये बताया श्री लाखन सिंह जी ने कि साइंस शब्द ही 18वीं 19वीं शताब्दी में जिस विद्वान इंग्लिश विद्वान ने कहा उसे चला, और ये भी बताया ये सब जो ट्रांसलेशन हुए गीता के या संस्कृत साहित्य के, वो ईसाई मशीनरी या यहाँ पर जो नौकरशाह थे उन्होंने किया, उनका मंशा अलग था, वो अपना ईसाई का प्रभुत्व दिखाना चाहते थे। ये तो एक पक्ष ये हुआ समझ में। दूसरा, जो बहुत विद्वत्ता के साथ श्री लाखन सिंह जी ने बताया कि साइंस और नॉलेज दोनों शब्द यूनानी और लातीनी शब्द से जहां से आए, साइंस लैटिन से और नॉलेज यूनान से, वहां पर भी उसका आध्यात्मिक मतलब है। दूसरा बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को भी लगा होगा ध्यान से,
कि उन्होंने कितने शास्त्रों के उदाहरण दिए, कौटिल्य शास्त्र का भी, महाभारत का भी, वाल्मीकि रामायण का भी, कहाँ कहाँ विज्ञान का भी, श्रीमद् भगवद गीता का भी। वहां पर उस विज्ञान का, उस तकनीकी साइंस से कोई अर्थ नहीं। और बहुत अच्छा लगा इस बात को मुझे जानकर कि कौटिल्य ये कहते हैं कि वृद्धोपसेवया विज्ञानम, वृद्धों की सेवा करने से विज्ञान मिलता। तो आज का ये चर्चा बहुत ही उत्तम रही। हमको ये जानना चाहिए, जब भी कोई ये कहे कि भाई हमारा भारतीय शास्त्र, ये भारतीय मनीषा साइंस पे नहीं खरी उतरती, तो वहां हम सब लोगों को इस साइंस की बैकग्राउंड जरूर बतानी चाहिए कि साइंस शब्द विज्ञान से, जो भारतीय मनीषा का विज्ञान है, उससे संबंधित नहीं। ये आज की बात से हम लोगों को पक्का कर लेना चाहिए। और भी मैं चाहता हूं कि श्री लाखन सिंह जी की पुस्तक और सामने आए। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इस बात को बताया। हम लोग जब भी, प्रायः सब लोग वहां में पड़ जाते हैं, कहते भाई ये वैज्ञानिक नहीं है, तो वहां पर ये कहना चाहिए कि साइंस जो है वो विज्ञान का मतलब, ये आधुनिक विज्ञान है, तकनीकी। हमारा विज्ञान और तरह का है जिसको कि यूनानी और लैटिनी लोग भी मानते थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्ञानप्रद, बहुत ही लाभकारी आज का वक्तव्य रहा। मैं श्री लाखन सिंह जी को अपनी व्यक्तिगत रूप से, श्री अरविंद शर्मा की ओर से और सब प्रबुद्ध श्रोताओं की ओर से धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। ओम शांति शांति। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः